हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब की बार सीईटी आपको हमारे साथ में देनी है और रोजाना टेस्ट अवश्य देना है और अपना भविष्य है वो सुरक्षित करना है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 5 सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा के लिए। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों देखिए, सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में अवस्थिति दे रखी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है। सज्जन बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है या वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये प्रतापगढ़ में है। और वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये धौलपुर में है। ठीक है। तो यहाँ पर चारों के चारों है वो क्या है, सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, यानी कि कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो ही अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर में है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में नंबर आता है किसका? बीकानेर का। किसका आता है? बीकानेर का। तो बीकानेर का जनघनत्व है वो कितना है दोस्तों? वो है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और उसके बाद में नंबर आता है बाड़मेर का। बाड़मेर का है दोस्तों 92, यानी कि 92। ठीक है। ये बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है। यानी कि 100 से नीचे सिर्फ 3 जिले हैं, याद रखना है आपको, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 12.56%। 12.56% है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान का वह जिला जहां कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, वह जिला कौन सा है? बताइए, राजस्थान का वह जिला जहां कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है, वह जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन सा जिला है वो? तो वो है झुंझुनू। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झुंझुनू। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, राजस्थान में कृषि के कितने खंड है? 10 खंड है। ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राजस्थान राज्य कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, यानी कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान आता है भारत में। दोस्तों, यहाँ पे भारत का पूछा है कि भारत में राजस्थान राज्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपने पहली बार पढ़ा होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो जलवायु क्षेत्र है। एक तो है दोस्तों, देखिए जोन है, एक है जोन 6। ठीक है। एक जोन है 6 और वो जोन है कौन सा?
ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र है, ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र है। नंबर एक तो हो गया 6 जोन, और दूसरा हो गया दोस्तों इसमें जोन संख्या 8 है, जोन संख्या 8 है। 8 में क्या है, मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र आता है, ये जोन 8 में है। और एक है दोस्तों जोन 14, ठीक है। तो दोस्तों जोन 14 में क्या है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ये आता है जोन 14 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में आता है राजस्थान राज्य। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 22 जून 2024 को प्रदेश के किस संस्थान को ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। दोस्तों 22 जून 2024 को राजस्थान के किस संस्थान को ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? राजस्थान के किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतापगढ़ में। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है मित्रों, बहुत ही अच्छे और शानदार लेवल के ये प्रश्न है, और इससे आपका स्कोर भी आपको पता लगेगा, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? बताइए, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र कौन सी श्रेणी में है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरक्षित वन में है दोस्तों 50% से अधिक वन क्षेत्र। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील और जलप्रपात दे रखे हैं, और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। दोस्तों देखिए जल महल कहाँ पर है? तो दोस्तों जल महल है वो जयपुर में है, ठीक है। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों ये अलवर में है। लूणकरणसर झील कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। और फतेह सागर झील कहाँ है? तो ये उदयपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चारों के चारों है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कौन से ऑप्शन में? 4 नंबर का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट में खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में क्षेत्र दे रखा है। सूची फर्स्ट में खनिज और सूची सेकंड में क्षेत्र दे रखा है। दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इसमें लौह अयस्क का जो खनन क्षेत्र है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना ये लौह अयस्क खनिज का क्षेत्र है, ठीक है। तांबा का है दोस्तों खोदरीबा, सीसा जस्ता का है चौथ का बरवाडा, और टंगस्टन का है दोस्तों डेगाना भाकरी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर के ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 4 3 2 1, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ताम्र खनन क्षेत्र है? बताइए कौन से ताम्र खनन क्षेत्र है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें खेतड़ी सिंगाना पेटी बिल्कुल सही है। खोदरीबा पेटी अभी बताया मैंने आपको, ये भी ताम्र खनन क्षेत्र है। चोमू मोरिया बनोल पेटी ये गलत हो जाएगा। पूर्व बनेड़ा क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये जो खेतड़ी सिंगाना पेटी, खोदरीबा पेटी और पूर्व बनेड़ा क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र हैं ये दोस्तों ताम्र खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों 1 2 4। यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य के वित्तीय सहभागिता कितनी है? बताइए जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य के वित्तीय सहभागिता कितनी है? जल जीवन मिशन में हिस्सा कितना है? सीधा सा अपने को यहाँ पर ये बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 50-50, ठीक है। 50-50 है दोनों का। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ ए उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में
कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं, बताइए। उपाद्रय दक्षिणी मैदान में कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें आएगा भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ उपाद्र दक्षिणी मैदान में ये क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 0.50 MAF। अब ये MAF क्या होता है दोस्तों? MAF की फुल फॉर्म होती है मीन एनुअल फ्लो। मीन एनुअल फ्लो यानी कि औसत वार्षिक प्रवाह है। 0.50 औसत वार्षिक प्रवाह है, ये हिस्सा प्राप्त होता है दोस्तों नर्मदा नदी का। यहाँ पर अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, ये प्रश्न अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले कि वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 50% से ज्यादा है। ठीक है, तो 50% से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 56.43%। 56.43% ये सुरक्षित वन क्षेत्र में आता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 56.43%। नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? बताइए, टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए अलवर में है ये टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन दोस्तों आपको 2 चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों नवगठित जिलों के अनुसार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पुराने जिलों के अनुसार भी प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, वो मिलेगा राजस्थान जिला दर्शन प्रश्नोत्तरी के नाम से। उस फोल्डर के अंदर दोस्तों आपको राजस्थान के 50 जिलों में काफी सारे जिले हैं वो मैंने करवा दिए हैं और बाकी भी रह गए और भी करवा दूंगा। तो आप वहां जाकर जो नए जिले बने हैं और जो पुराने हैं उन सभी के प्रश्न है वो जरूर देखना आप, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है उसमें भी। अब यहाँ पर ये देखिए राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर। लेकिन नवगठित जिलों के अनुसार दोस्तों ये टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये वर्तमान में खैरतल तिजारा जिले में है। दोस्तों खैरतल तिजारा थल है ये, ठीक है, खैरतल तिजारा जिले में है ये दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आप खैरतल तिजारा भी कर सकते हो और अलवर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए वागड़ किसको बोलते हैं? तो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं। मेवात किसको बोलते हैं? अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात बोलते हैं। हाड़ौती किसको बोलते हैं? कोटा बूंदी झालावाड़ के क्षेत्र को हाड़ौती बोलते हैं। भोमट यहाँ पर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। भोमट क्षेत्र बोलते हैं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को भोमट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा की कमी होती है। भयंकर सूखा होता है जब वर्षा की कमी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 50% से अधिक है। 50% से अधिक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50% से अधिक अगर वर्षा में कमी होती है तो दोस्तों वो भयंकर सूखा की श्रेणी में आता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है दूसरी तरफ तांबा भंडार क्षेत्र है। एक तरफ जिला है दूसरी तरफ तांबा भंडार क्षेत्र है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अलवर दे रखा है। तो दोस्तों अलवर में तांबा का भंडार क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बघोनी। कौन सा है? बघोनी। ठीक है, और डूंगरपुर में कौन सा है? तो डूंगरपुर में दोस्तों पादर की पाल है ये तांबा भंडार क्षेत्र है दोस्तों। और झुंझुनू में कौन सा है?
तो दोस्तों झुंझुनू में है मदन कुरान, ये तांबा भंडार क्षेत्र है। और सीकर में बालेश्वर है, ये तांबा भंडार क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, काले हिरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य। और कुर्जा पक्षी के लिए भी दोस्तों ये प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए हैं भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 203। कितने? 203। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव यानी कि सेम की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है? बताइए, सेम की समस्या सर्वाधिक कहां पर है? दोस्तों सभी को पता होगा कि जहां पर दोस्तों पानी अधिक है, तो पानी अधिक कहां पर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है सरसों चना मोठ। सरसों चना और मोठ में दोस्तों राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बाजरा, मोठ, मूंग, सरसों, तारामीरा, अलसी, ग्वार, इसबगोल, इनमें दोस्तों राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भूरी रेतीली। भूरी रेतीली में यानी कि भूरी रेतीली मृदा में नाइट्रेट की उपस्थिति है वो अधिक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा है ये सवजोत के लिए जानी जाती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों अब आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं, एक तरफ सूची फर्स्ट में पशु मेला दे रखा है, ठीक है, और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। अब अपने को बताना है कि कौन सा पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए जो वीर तेजाजी पशु मेला है ये दोस्तों कहाँ आयोजित होता है? तो ये परबतसर में आयोजित होता है। कहाँ पर? परबतसर में। शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये भरतपुर में आयोजित होता है शिवरात्रि पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला है ये दोस्तों झालरापाटन में आयोजित होता है। और मल्लीनाथ पशु मेला है ये बाड़मेर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3 2 4 1। 3 2 4 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप पहले नंबर के ऑप्शन में देख रहे हैं, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 6 जून 2024 को प्रदान किए गए नवोन्मेषी किसान पुरस्कारों में प्रदेश की कौन सी महिला किसान सम्मानित हुई है? बताइए। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 6 जून 2024 को प्रदान किए गए नवोन्मेषी किसान पुरस्कारों में प्रदेश की कौन सी महिला किसान सम्मानित हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संतोष खेदड़। संतोष खेदड़ सम्मानित हुई है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में
देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतापगढ़ में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ सौर ऊर्जा प्लांट है, दूसरी तरफ अवस्थिति जिला दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें खींवसर प्लांट कहाँ पर है, तो दोस्तों ये नागौर में है। दूनिया प्लांट कहाँ है, तो दोस्तों ये जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। और अगोरिया प्लांट कहाँ है, तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। और मोकला प्लांट कहाँ है, तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। ये सौर ऊर्जा के प्लांट है। खींवसर प्लांट नागौर, दूनिया प्लांट जोधपुर, अगोरिया प्लांट बाड़मेर और मोकला प्लांट जैसलमेर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 3 4 1। कूटबा समय अपने को उत्तर देना था 2 3 4 1, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि राजस्थान में जो राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत यानी कि उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम है, अधिकतम कौन से जिले में है और न्यूनतम कौन से जिले में है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए बांसवाड़ा में तो क्या है, अधिकतम है। और न्यूनतम है वो कहाँ पर है, तो बीकानेर और नागौर में न्यूनतम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर वाला ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, अधिकतम बांसवाड़ा, न्यूनतम बीकानेर और नागौर। देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो बी कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों देखिए 4 नंबर के ऑप्शन में। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कौन सी नीति को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों वो मंजूरी दी गई राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को दोस्तों ये मंजूरी है वो दी गई है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है? दोस्तों देखिए जो मैंने आपको बताया कि जिलों के पुनर्गठन के बाद जो भिवाड़ी है वो खेरतल तिजारा जिले में आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खेरतल तिजारा नहीं दे रखा, तो आपको अलवर करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। सेंट गोबेन प्लांट ग्लास संयंत्र है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कैरानी भिवाड़ी में है। होंडा सीएल परियोजना ये खुसखेड़ा भिवाड़ी में है। ये आपको थोड़ी सी चीजें हैं वो याद रखनी है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है उदयपुर। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है, तो वो है उदयपुर। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठारी है वो हाड़ौती के क्षेत्र को बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, तो बताइए दक्षिण में से कौन सी रेखा है वो गुजरती है? सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पेपर ऐसा ही पूछा जाएगा परीक्षा में, जिसमें से 150 में से दोस्तों करीबन 20 प्रश्न इजी पूछे जाएंगे जो बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक प्रश्न आपको 5 नंबर पे देखने को मिल गया, एक प्रश्न आपको 17 नंबर पे देखने को मिल गया, एक प्रश्न आपको 40 नंबर पे देखने को मिल गया। तो 20 प्रश्न तो ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाएंगे जो बिल्कुल इजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हूबहू ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में पूछा जाएगा। मित्रों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और जिस किसी ने भी
आराध्या रेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्योंकि सीईटी की आप तैयारी अच्छे से करोगे, वही तैयारी दोस्तों आपको पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में काम आएगी दोस्तों ये सीईटी की तैयारी। क्योंकि सिलेबस है वो लगभग लगभग सभी का सेम रहता है दोस्तों, ठीक है। कोई ऊपर नीचे कोई एक दो टॉपिक है वो नहीं होता, बाकी सारे के सारे सेम ही होते हैं। आगे देखिए, बाप बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बाप बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये दोस्तों वर्तमान में तो फड़ौदी में है, लेकिन दोस्तों फड़ौदी ऑप्शन में नहीं है तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? बताइए, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? दोस्तों देखिए, अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 12 जिले हैं वो मरुस्थल में है। 12 जिले क्या है? मरुस्थल में। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद दोस्तों 18 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, 12 और 18 दोनों में से एक ही आएगा ऑप्शन में, ठीक है। 12 या 18, ठीक है। नवगठित जिलों के अनुसार 18 और पुराने जिलों के अनुसार 12। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देवताओं की साल स्थित है। बताइए, देवताओं की साल है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देवताओं की जो साल है ये मंडोर में है। कहाँ पर है? मंडोर में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का है। बताइए, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का है तो दोस्तों ये लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 11% है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? बताइए, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी? तो वो है ढूंढानी बोली। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए, बरखान राजस्थान के यानी कि पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कौन से क्षेत्र में बरखान पाए जाते हैं? तो ओसियां जोधपुर में पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में भी दोस्तों ये बरखान पाए जाते हैं, दातारामगढ़ सीकर में दोस्तों ये बरखान है वो नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर ए बी सी ये बिल्कुल सही है। तो अपने को कूट भाषा में कूट भाषा में उत्तर देना था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए बी सी। कौन से ऑप्शन में है? 4 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावृत है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावृत है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है बालू का मुक्त प्रदेश। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बालू का मुक्त प्रदेश। नेक्स्ट आगे देखिए, जल जोलनी एकादशी मनाई जाती है। जल जोलनी एकादशी मनाई जाती है तो दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों ये जल जोलनी एकादशी है वो मनाई जाती है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, सूर्यमल मिश्रण है ये वंश भास्कर के लेखक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डामोर। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, डामोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चरी नृत्य। चरी नृत्य है ये दोस्तों, कालबेलियों का नृत्य नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, चक्री, संक्रिया और पनिहारी ये तीनों नृत्य दोस्तों कालबेलियों के हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। दोस्तों करवा चौथ का व्रत है वो कब मनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत है ये करवा चौथ का जो व्रत है ये दोस्तों मनाया जाता है कब? तो दोस्तों ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों ये करवा चौथ का जो व्रत है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बताइए। शिवाड़ मेले का आयोजन दोस्तों राजस्थान के किस जिले में होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सवाई माधोपुर में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है वो मानते हैं इस शिवाड़ को। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है। बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो दोस्तों वो है 3,04,000 वर्ग किलोमीटर, ये लगभग है दोस्तों, ठीक है, 3.4 लाख वर्ग किमी ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अचलाराम चौधरी, अचलाराम चौधरी को, ठीक है, याद रखना। अचलाराम चौधरी को फेलो पुरस्कार 2024 है वो प्रदान किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सोनाली सुथार को किस काव्यकृति को सोनाली सुथार के किस काव्यकृति को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी कि दोस्तों इनकी कृति कौन सी है वो अपने को बताना है। सोनाली सुथार की, ठीक है, ये सुथार है, सोनाली सुथार की वो काव्यकृति कौन सी है जिसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूद सोंगू जग आंगणे। देखिए यहाँ पे सूग सोंगू जग आंगणे ये है दोस्तों इनकी कृति का नाम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों ये आभूषण पहना जाता है, बताइए। बलिया बलिया आभूषण है वो दोस्तों कहाँ पहना जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बल्ल्या। बल्ल्या हाथों में पहना जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, देखिए वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वालर नृत्य किया जाता है आदि ग्रासियो द्वारा, ठीक है, ग्रासियो द्वारा दोस्तों ये वालर नृत्य है वो किया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, मेवाती बोली किस क्षेत्र की बोली है? मेवाती बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है अलवर भरतपुर धौलपुर में मेवाती बोली है वो बोली जाती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया? बताइए, प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस में। मेरठ षड्यंत्र केस में दोस्तों इनको बरेली जेल है वो भेजा गया था प्रताप सिंह बारट को। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो है क्या? दोस्तों वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, ये है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए
विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोत्तम जो अभ्यास है, ठीक है, वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बताइए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें किस नाम से? तो पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य हैं। बताइए, राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य देखिए, देश के 33% भाग पर वन लगाना, बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजनाओं से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जगह के अवशेष से ज्ञात होता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ? बताइए, निम्न में से किस जगह के अवशेष से ज्ञात होता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा। तो दोस्तों इन सभी जगह के अवशेषों से अपने को ये ज्ञात होता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बिजोलिया का शिलालेख। उस शिलालेख में दोस्तों सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बताया गया है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बिजोलिया का शिलालेख। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राज सत्तात्मक राजतंत्र शासन था। बताइए, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राज सत्तात्मक राजतंत्र शासन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सही है। ये कथन है, ये क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर कहलाते थे। भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर कहलाते थे। तो वो कर क्या कहलाते थे? तो दोस्तों वो लाख भाग कर कहलाते थे। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लाख भाग कर। आगे देखिए, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा कौन से राजा का सेनापति था? तो दोस्तों ये राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप का सेनापति था दोस्तों ये। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, राज्य की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई है? दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से। तो वो प्रश्न है, वो इतने क्वालिटी के प्रश्न है कि दोस्तों अगर आप उन प्रश्नों को देख लोगे तो दोस्तों राजस्थान की पॉलिटी में से आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो वो पॉलिटी वाले प्रश्न भी आपको देखने बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, राज्य की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए ये 1977 से 1980 तक दोस्तों कौन सी विधानसभा चली थी? तो दोस्तों छठी। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि छठी विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 200 की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 1977 से 1980 तक छठी विधानसभा चली थी, उसमें ये संख्या 200 की गई थी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य का राज्यपाल यानी कि राजस्थान का जो राज्यपाल है वो अपना अगर त्याग पत्र देना चाहे तो दोस्तों किसको देगा? तो दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति को देगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। आगे देखिए, 68 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है और बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। राज्यपाल को मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों तथा व्यवस्थापन प्रस्तावों की सूचना देता है, बिल्कुल सही है। आज मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है मुख्यमंत्री का, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से, तो आपको वहां ये प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सारे के सारे सही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 69 नंबर का प्रश्न है, राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल को निम्न में से किन मामलों में अपनी सदस्यता प्रदान करता है। राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल को निम्न में से किन मामलों में अपनी सदस्यता प्रदान करता है, कौन से मामलों में? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे व्यवस्थापन संबंधी मामले में अपनी सदस्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा समय समय पर विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषणों को तैयार करना, ये इसमें भी दोस्तों अपनी सदस्यता प्रदान करता है। और दोस्तों देखिए, विधानसभा के अधिवेशनों को आरंभ करने, स्थगित करने व विधानसभा को भंग करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल का है कार्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसार अधिकारी निम्नलिखित में से कहाँ का विकास अधिकारी माना जाता है। प्रसार अधिकारी निम्नलिखित में से कहाँ का विकास अधिकारी माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है खंड स्तर का। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, खंड स्तरीय। आगे देखिए, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है, देखिए अब अपने क्वेश्चन है वो जनरल साइंस से संबंधित है, वो प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है बोम्बिकस। बोम्बिकस है वो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 कैसे स्थिर रहता है। वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्थिर रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में कैसे दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में कैसे दर्पण का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अवतल दर्पण का। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। नेक्स्ट आगे देखिए, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है, बताइए सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है तो कितने सेंटीमीटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनंत, ठीक है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है, अनंत होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर मत कर देना। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, एथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं, बताइए एथेन में कितने सहसंयोजक बंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने हैं, तो दोस्तों वो है 7, ठीक है। कितने हैं, 7। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, याद रखना है आपको इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में 37 कतारों को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी में 37 कतारों को क्या कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं आवर्त, आवर्त बोलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आवर्त बोलते हैं। आगे देखिए, निम्न में से पादप हार्मोन है, तो बताइए पादप हार्मोन कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक 2 हार्मोन। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो हार्मोन है ये पादप हार्मोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्थितिज ऊर्जा,
3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, ऑर्गन गैस पाई जाती है। ऑर्गन गैस पाई जाती है तो दोस्तों ये समताप मंडल में पाई जाती है ऑर्गन गैस। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समताप मंडल में ये पाई जाती है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घेंगा रोग है। ये मच्छरों से नहीं होता। बाकी डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियसिस, दोस्तों ये तीनों रोग है वो मच्छरों से होने वाले हैं, लेकिन घेंगा रोग नहीं होता। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न का मिलान करो। तो दोस्तों निम्न का अपने को क्या करना है? मिलान करना है। दोस्तों देखिए, मोतियाबिंद कहाँ होता है दोस्तों? बताइए। मोतियाबिंद आंख में होता है दोस्तों, ठीक है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों पीलिया से यकृत अंग है वो प्रभावित होता है। मधुमेह से दोस्तों, मधुमेह से जीभ प्रभावित होती है, अंग प्रभावित होता है ये। और स्टोमेटाइटिस, इससे दोस्तों, इससे भी जीभ प्रभावित होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 3 4 1 है। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों डायबिटीज, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रेशम कीट का पालन कहलाता है। रेशम कीट का पालन कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये देखिए, सभी को पता है एपीकल्चर, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एपीकल्चर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? बताइए। रक्त रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो वो क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है कौन सा? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सही से टाइप नहीं हुआ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों, इसमें देखिए CaSO4 1/2H2O, ठीक है। CaSO4 1/2H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों सूत्र होता है। ये देखिए 2 नंबर का ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2H2O, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? बताइए, कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों द्रव्यमान और आयतन, ये दोस्तों पदार्थ का मौलिक गुण है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? बताइए, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदर्वतापन विधि से। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उदर्वतापन विधि से। आगे देखिए, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है? द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो खोज है वो किसने की? तो दोस्तों ये की थी किसने? तो ये ल्यूवेन होक ने की थी। ल्यूवेन होक ने की थी। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर ल्यूवेन होक इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग है? बताइए, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए चालनी नलिका है, ये फ्लोएम का भाग है।
यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता? बताइए, निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है केंद्रक झिल्ली का अभाव, केंद्रक झिल्ली का अभाव। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपने प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बताइए, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाते हैं फर्मवेयर। क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, अ, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है? बताइए दोस्तों, अनपेक्षित अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, उसको बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पैम। आगे देखिए, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है दोस्तों, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो ये कौन सा डिवाइस होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, ये आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर का मॉनिटर। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनुक्रमिक अभिदक्षता मीडिया की पहचान कीजिए। अनुक्रमिक अभी क्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैग्नेटिक टेप। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? बताइए, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्म डिस्क है। ये दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, डीटीपी का पूरा रूप है, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उसको MIPS, MIPS में मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो दोस्तों रैम को मुख्य स्मृति कहा जाता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक सभी को पता होगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है दोस्तों, आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एकीकृत परिपथ। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है। अब अपने क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से संबंधित है। देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पहला महामात्य, तो महा प्लस अमात्य दे रखा है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अमात्य नहीं, यहाँ पे अमात्य होगा। ठीक है, अमात्य होगा, यहाँ पे आ की जगह अ आता तो ये सही होता। तो यहाँ पर देखिए, बाकी व्याक्रांत यानी कि व्यय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट यानी कि स्नेह प्लस आविष्ट, कंटका किर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, तो ये बाकी सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए देखिए विद्या, विकट, विदग्ध और विषम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए विद्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए विद्या एक मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। बाकी जैसे विषम है तो वी क्या हो गया? वी उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विद्या है वो स्वयं एक मूल शब्द है, तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? बताइए कौन से शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गोविंदा, गोविंदा के अंदर दोस्तों इंदा प्रत्यय है वो नहीं है। बाकी परिंदा में है, शर्मिंदा में है और बासिंदा में है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सामासिक पद पीताम्बर का सही रूप है, बताइए पीताम्बर का सही समास विग्रह है वो क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, देखिए यहाँ पर पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थात भगवान कृष्ण, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा, बताइए कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ता प्रत्यय, तो ता लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा मधुरता, तो मधुरता में क्या हो जाएगा भाव आ जाएगा, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है, बताइए कौन से वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा, तीन, दूसरा, पापी, मीठा, बहुत ये विशेषण है, लेकिन उदारता और सौंदर्य ये दोस्तों विशेषण के शब्द हैं वो नहीं है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा बिल्कुल सही है, सबकी का परकीय हो जाएगा बिल्कुल सही है, व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा बिल्कुल सही है, आपत्ति का विपत्ति दे रखा है ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आपत्ति का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों अनापत्ति, ठीक है क्या हो जाएगा अनापत्ति हो जाएगा इसमें आपत्ति का विलोम, विपत्ति इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कामन शब्द का अर्थ क्या अर्थ है, कामन शब्द का अर्थ क्या है? कामन शब्द का अर्थ है दोस्तों वन, क्या है वन, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है, ये कानन है कामन नहीं, कानन, ठीक है कानन का मतलब क्या होता है वन या जंगल, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक है तरणी और एक है तरणी, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तरणी का मतलब क्या होता है नाव, और इस तरणी का मतलब होता है सूर्य, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? बताइए वर्तनी संबंधी अशुद्धि है वो कौन से शब्द में है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए कविद्र दे रखा है, तो कविद्र इसमें गलत हो जाएगा, बाकी केकई, अधिपत्य और शाश्वत ये तीनों शब्द शुद्ध हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, अपने को यहाँ पे हिंदी बतानी है, इंग्लिश सेंटेंस दे रखा है उसका अपने को हिंदी रूपांतरण करना है। देखिए एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट इन इंडिया, बताइए एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट इन इंडिया, राइट्स इन इंडिया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, ये कथन बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एडहोक, दोस्तों ये एडहोक एक इंग्लिश का एक शब्द दे रखा है, अपने को इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो क्या होगा? तो दोस्तों एडहोक का मतलब होता है क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है तदर्थ, तदर्थ मतलब होता है इसका, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर, दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ शब्द इंग्लिश के दे रखे हैं, अपने को ये बताना है कि उनका हिंदी अर्थ क्या होगा। देखिए सर्कुलर, नोटिस, टेंडर, नोटिफिकेशन, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो नोटिफिकेशन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है तो अधिसूचना देखिए कौन कौन से ऑप्शन में, ए पहले में और तीसरे में अधिसूचना है, नोटिफिकेशन सबके लास्ट में दे रखा है। उसके बाद में देखिए टेंडर, टेंडर को क्या बोलते हैं? टेंडर को बोलते हैं दोस्तों निविदा, क्या बोलते हैं? निविदा, ठीक है नोटिस को सूचना बोलते हैं और सर्कुलर को परिपत्र। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ग्लोबलाइजेशन, दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी रूपांतरण अपने को बताना है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन एन ऑफिशियल लेटर,
दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन एन ऑफिशियल लेटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों द एड्रेस ऑफ रिसीवर, द एड्रेस ऑफ रिसीवर। ठीक है, ऑफिशियल लेटर में दोस्तों प्राप्तकर्ता का पता है वो होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वो हमें है वो पत्र भेज ही नहीं सकते, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ये लिखना जरूरी है। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एनोमलस फिनिटीज आर, बताइए दोस्तों फिनिटीज आर। तो दोस्तों ये देखिए फिनिटीज वर्ब की संख्या है वो 24 है। कितनी है? 24। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 24 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है। देखिए लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट एक्टिव ऑफ द अबाउ सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दोस्तों स्विच ऑन द लाइट्स नाउ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, देखिए सुमोन द फायर ब्रिगेड, सुमोन द फायर ब्रिगेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए यदि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है तो उसका जो पेशिव वॉइस स्ट्रक्चर है वो दोस्तों लेट से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या हो जाएगा, तो दोस्तों लेट्स द फायर ब्रिगेड बी सुमोन्ड। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए आई आस्क्ड इफ ही न्यू माय नेम, आई आस्क्ड इफ ही न्यू माय नेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है आई सेड, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आई सेड टू हिम डू यू नाउ माय नेम, आई सेड टू हिम डू यू नाउ माय नेम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दे लेफ्ट अबाउट होर एगो, खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी एक वचन गिनने योग्य जो संज्ञा यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, इसमें एन का प्रयोग है वो किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दे लेफ्ट अबाउट एन होर एगो। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, वन हु इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, यानी कि दोस्तों एक वो व्यक्ति जो किसी चैरिटेबल काम के लिए दोस्तों जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज किल्ड। बताइए ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति द्वारा दोस्तों दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देना, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं होमिसाइड, होमिसाइड बोलते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, होमिसाइड इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पैसेज दे रखा है और पैसेज को पढ़ के अपने को उत्तर देना है। अपन पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड
इमरजेंसी, इमरजेंसी शब्द है वो दे रखा है, इसका समानार्थक शब्द, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, तो इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजेंसी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमल। दोस्तों यहाँ पे शब्द दे रखा है एक ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल दे रखा है, तो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है सर्वोत्तम, क्या होता है, सर्वोत्तम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनआइडियल। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे अपने को क्या करना है कि गलत शब्द चुनना है, यानी कि कौन सा इसमें एक गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए परक्रिप्शन, दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रिप्शन, प्रिप्शन दे रखा है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एस की जगह टी आएगा, एस की जगह टी आएगा, PERCEPTION, SION नहीं आएगा, TION आएगा इसमें। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने मैथ और रीजनिंग से संबंधित है वो क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 126 नंबर का प्रश्न है, एक वृक्ष जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर टूटकर लटक गया है। एक वृक्ष है वो जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर टूटकर लटक गया है। दोस्तों जैसे कि ये अपनी क्या है, जमीन है, और ये दोस्तों एक वृक्ष है, ठीक है, जो 2 मीटर की ऊंचाई पर टूटकर गिर गया है, यानी कि ये 2 मीटर की ऊंचाई पर टूट गिर गया है, ये इधर कर गिर गया, ये त्रिभुज हो गया। ये तो अपनी क्या हो गई दोस्तों, एच, क्या हो गई, एच हो गई, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी को वृक्ष के तने से 1.5 मीटर की दूरी पर छूता है। दोस्तों अब ये जो दूरी है, ये दूरी दोस्तों 1.5 मीटर हो गई, यानी कि आधार की जो दूरी है वो 1.5 मीटर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, वृक्ष के टूटने से पहले उसकी ऊंचाई क्या थी, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब उसकी ऊंचाई है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोस्तों देखिए, यानी कि सीधा सा है, ये अपने को ज्ञात करना है x, यानी कि x मीटर अपने को ज्ञात करना है, सीधा सा हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया है रूट लंब, रूट चौड़ाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 1.5 मीटर है, ठीक है, तो 1.5 का सीधा सा देखिए यहाँ पे 2 प्लस 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 1.5 का कितना हो जाएगा, तो 15 का कितना होता है, 225 पर पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ पे 2.25 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लस 2.25 कितने होते हैं, तो 6.25। अब 6.25 ये रूट के अंदर है, तो अगर अपन रूट हटाएंगे तो दोस्तों 625 देखिए किसका रूट है, तो ये दोस्तों 25 का है, तो 2.5 इसका राइट आंसर, सॉरी 2.5 आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो अपनी क्या आ जाएगा, इसमें कर्ण आ जाएगा। ठीक है, 2.5 है वो इसमें कर्ण है। अब ये देखिए ऊंचा कितना, 2 मीटर, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो 2.5 प्लस 2 कितना होता है, 4.5 मीटर है वो इसकी टोटल ऊंचाई होगी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी तथा 12 सेमी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप है वो क्या होगा। दोस्तों समचतुर्भुज का परिमाप है वो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए ये अपना दोस्तों एक समचतुर्भुज है जैसे कि, ठीक है, अब इसमें देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी तथा 12 सेमी है, तो दोस्तों ये 16 सेमी और ये 12 सेमी हो गया। ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया अपना 16 सेमी और ये हो गया दोस्तों अपना 12 सेमी। तो समचतुर्भुज का परिमाप है वो अपने को ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का परिमाप है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए इनको आधा आधा करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 6 का, ये भी 6 का, और ये कितने का हो जाएगा दोस्तों, 8 का, और ये भी 8 का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए
समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो देखिए ये यहाँ पे ए बी, ये ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट में दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा, 64 और 36 100 किसका रूट है ये दोस्तों, 100 का रूट क्या होगा, तो दोस्तों 10। ठीक है, तो 10 सेमी इसमें क्या आ जाएगा, ये ए बी आ जाएगी। ठीक है, ये ए बी 10 सेमी आ जाएगी। अब अपने को ये ज्ञात करनी है दोस्तों साइड वाली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा, तो दोस्तों यहाँ पे 4 इंटू 10 कितना होगा, 40 सेमी। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का परिमाप है वो कितना होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 सेमी। समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों 4 इंटू भुजा, तो भुजा 10 सेमी है, तो 4 इंटू 10 कितना होगा, 40 सेमी। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक लकड़ी का दरवाजा दिए गए चित्र के अनुसार हो तथा उसके आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 सेमी और 14 सेमी हो, तो दरवाजे का कुल क्षेत्रफल वर्ग सेमी में होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है, 14 इंटू 6 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 14 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 84। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 84 वर्ग सेमी। नेक्स्ट आगे देखिए 129 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, कोई धन एक वर्ष में स्वयं का 81/16 गुना हो जाता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज तिमाही देय हो, तो ब्याज की दर है वो क्या होगी। दोस्तों माना कि अपन ने धन मान लिया x रुपए, क्या मान लिया, x रुपए मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्वयं का 81/16 गुना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 81/16 x बराबर, दोस्तों अब अपने को क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करेंगे 1 प्लस r/100। ठीक है, बस यही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 81/16 को अपन है वो क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए 3 का क्यूब, सॉरी 3 का फोर्थ, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 दिया 81, यानी कि 3 की घात में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर 16 को क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसमें 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, 3/2 की घात में 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए वही 3/2 की घात 4 है बराबर 1 प्लस 10/100 और घात में 4। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए r बराबर क्या आएगा, 100। ठीक है, 4 से 4 इसमें क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर r बराबर r/100 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 50%। ठीक है, तो 50%, तो ब्याज की दर है वो तिमाही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 3 कर लीजिए, 150 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक परिवार में सोमवार से गुरुवार तक का औसत पानी 125.5 लीटर लगता है। अब 125.5 इंटू 4 कीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 502 लीटर। ठीक है, तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत पानी 122 लीटर लगता है। तो मंगलवार से शुक्रवार कितने दिन होते हैं दोस्तों, देखिए मंगलवार से शुक्रवार का औसत पानी 122 लीटर लगता है। तो 122 इंटू 4 कीजिए कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 488 लीटर, 488 लीटर। अगर सोमवार को 120 लीटर पानी लगता है तो शुक्रवार को कितना पानी लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो पहले वाला में आपको दिख रहा होगा 502, तो दोस्तों 502 है, ये सोमवार से गुरुवार तक का था 502। अब इसमें से 120 लीटर है वो अपन घटा देंगे, तो 502 लीटर में से 120 लीटर गया
तो दोस्तों कितना बचा? तो दोस्तों ये बचा 382 लीटर। ठीक है, 382 लीटर। तो अब यहाँ पे देखिए 488 में से 382 लीटर घटा दीजिए, कितना आएगा? वो शुक्रवार का पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर 488 में से ये 382 गए तो कितना आएगा? 106 लीटर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक परीक्षा में पूर्णांक 400 है। एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र ने न्यूनतम अंक से 15 अधिक प्राप्त किए, तो उसके कुल प्राप्तांक कितने थे? तो उसके कुल प्राप्तांक कितने थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताना है। देखिए सीधा सा है, पूर्णांक कितना था? 400। ठीक है, इंटू 33% अंक लाना जरूरी था, तो 33/100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब 33 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? तो दोस्तों ये आया 132। ये तो पास होने के लिए आवश्यक अंक थे। अब इसने पास से अधिक 15 अंक प्राप्त किए हैं, तो 132 प्लस 15 कितने होते हैं? 147। तो यहाँ पे 147 अंक प्राप्त किए हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक टीवी को 576 रुपए में बेचने से एक व्यापारी को 4% की हानि होती है, तो बताओ उस टीवी को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए 576 रुपए की टीवी है वो बेची है। ठीक है, अब इसके ऊपर 5% का लाभ चाहिए, यानी कि 105 बटे हानि कितने की हुई है? 4% की, यानी कि 96। बस इसको काट लीजिए, इसको आपका आपस में काटोगे तो कितना आएगा? 630 रुपए आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज का आकार के दूब के मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। कितना है? 600 वर्ग मीटर। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, तथा समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 35.5 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई है वो क्या होगी? वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो दे रखा है कितना? 600 वर्ग मीटर। तो दोस्तों 600, ठीक है, 600 बराबर दोस्तों, अब देखिए वो सूत्र मैंने आपको बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो दोस्तों यहाँ पे समांतर भुजा देखिए एक ही दे रखी है, 35.5 प्लस x लिख सकते हैं अपन इसको। और दोस्तों इंटू मध्य दूरी, मध्य दूरी कितनी है? तो दोस्तों ये है 20। बस यही है अपना इसमें सही। इसको आप काटोगे, ठीक है, तो इसमें आएगा दोस्तों 35.5 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 60 है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काटोगे तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आ जाएगा, वो है देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों इसमें 24.5 मीटर। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके 24.5 आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर जो 60 दे रखे हैं, ठीक है, तो 60 में से 35.5 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 24.5। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अब अपने रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रश्नाकृति यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? यहाँ पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसमें 1 है तो इसमें 2 है तो इसमें 3 गोले हैं, तो अगले वाले में क्या होंगे? 4 गोले। ठीक है, तो बाकी देखिए इसमें सब में 4 गोले। इसमें देखिए एक दाएं बाएं, फिर दाएं बाएं, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर 2 नीचे। तो अब दोस्तों 2 ऊपर और 2 नीचे होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे सभी में। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए तीर का निशान पहले में यूं है, तीसरे में भी यूं है, दूसरे में देखिए यूं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे में ये है तो चौथे में भी यही होगा,
तो चौथे में आप देख सकते हैं ये वाला निशान, ठीक है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है, 7, 8, 10, 13, 17, आगे क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखिए 7, 8, 10, 13, 17, तो दोस्तों 7 और 8 में कितने का गैप है? तो दोस्तों इसमें 1 का गैप है, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप, तो 17 और 5 कितने होते हैं? 22। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर दिए गए प्रतिरूपों में वर्गों की संख्या है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्गों की संख्या है वो यहाँ पे ज्ञात करना है, आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहले 4 आकृति वाले देखिए, फिर 9 आकृति वाले देखिए वर्ग, फिर 16 आकृति वाले वर्ग देखिए, ठीक है, तिरछी आकृति से बनने वाले वर्ग भी देखिए। तो इसमें टोटल 35 वर्ग है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति दे रखा है, ठीक है, और उत्तर आकृति में दोस्तों अपने को बताना है कि उत्तर आकृति क्या होगी। अब इसको अगर अपन दर्पण में देखते हैं तो दोस्तों ये वाला गोला है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो दूर वाला गोला है वो इधर आ जाएगा, दूर वाला जो गोला है ये वाला दोस्तों इधर आ जाएगा, और ये वाला है वो दोस्तों इधर आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है वही देख लीजिए। तो ये तो हो जाएगा डार्क वाला और ये हो जाएगा लाइट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन में है आपको तो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 139 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 अंक हैं जिनके निकटवर्ती पहले 5 है? निकटवर्ती पहले 5 है किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है, यानी कि बाद में 6 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 5, 9, 6 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये 5, 9, 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी हो। तो देखिए 5, 9, 1 ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और देखिए 5 कहाँ है, तो इसमें देखिए 5, 9, 6 ये रहा, 5, 9, 7 देखिए 1 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 ऐसे जोड़े हैं, ठीक है, एक तो है 5, 9, 1 और एक है 5, 9, 7, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो दोस्तों अखबार है वो संपादक से संबंधित है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है। जो दिए गए संख्या समूह के समान है, 3, 18, 33 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 में कितने जोड़े की 18 आए, तो 15 जोड़े, फिर 18 में कितने जोड़े की 33 आए, तो दोस्तों इसमें भी 15 जोड़े, यानी कि 15 का गैप है वो इसमें चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए 7, 22, 37, 7, 22, 37 में भी दोस्तों क्या है 15, 15 का है इसमें गैप चल रहा है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर प्रश्न है, 100 और 300 के बीच कुल कितनी संख्या है जिनके शुरू में या अंत में 2 आता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 102, 100 और 300 के बीच, जैसे 102, 112, 122, 132, 142, 152, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 200 से 300 तक सभी के अंदर 2-2 आएंगे, 201, 202, 203 ऐसे, ठीक है। तो टोटल 99 तो 201 से 300 तक 2 आएगा, ठीक है। और दोस्तों 100 से 200 के बीच में कुल 11 बार 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 99 प्लस 11 कितने होते हैं 110, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए x z से लंबा है, x है वो z से क्या है लंबा है, ठीक है, किंतु c के बराबर लंबा नहीं है। x z से लंबा है किंतु c के बराबर है वो लंबा नहीं है। f x से लंबा है, f है वो x से लंबा है, f है वो x से लंबा है, किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, एक व्यक्ति से छोटा है, यानी कि c f x z ये हो गया,
ठीक है। उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा सी है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि एक कूट भाषा में देखिए KINDLE को दोस्तों ELDNIK यानी कि इसी को ही, जो किंडल लिखा हुआ है इसी को ही दोस्तों ये उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है। जैसे कि के है वो सबके लास्ट में चला गया, आई है वो सेकंड नंबर पे आ गया, एन है वो इधर आ गया, यानी कि इसको उल्टा करके लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए EXOTIC, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, CI उल्टा लिखिए इसको TOXE, कौन से ऑप्शन में है, तो CITOXE, देखिए चौथे नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जनवरी बराबर 7, मई बराबर 3, मार्च बराबर 5 हो तो जून और जुलाई के बराबर हो तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे जनवरी में कितने अक्षर हैं, तो दोस्तों 7 हैं, मई में कितने हैं 3 हैं, मार्च में कितने हैं 5, और जून में कितने होते हैं 4, JUNE 4 होते हैं। जुलाई में भी क्या होते हैं दोस्तों 4 अंक होते हैं, 4 अक्षर होते हैं, तो 4 और 4 मिलाकर कितने होते हैं 8, तो ये किसके बराबर है, तो दोस्तों 8 अक्षर कौन से महीने में आते हैं, तो दोस्तों देखिए फरवरी के अंदर दोस्तों 8 अक्षर आते हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संख्या 6 से 34 के बीच की 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों औसत है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 5 से विभाजित होने वाली, एक तो 10 6 के बाद में, एक है 15, एक है 20 और एक है 25, एक है दोस्तों 30। तो इन सभी का क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 कितने होते हैं 25, 25 और 25 कितने होते हैं 50, 50 और 50 कितने होते हैं 20 और 30 50, 50 और 50 कितने होते हैं 100। ठीक है, अब 100 में दोस्तों आपको क्या करना है 5 का भाग देना है, औसत निकालना है। तो 100 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा 20, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सीमा का छोटा भाई सोहन सीता की आयु में बढ़ा है, सीता से आयु में बढ़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का, ठीक है, सीमा का जो छोटा भाई है वो है सोहन, ठीक है, सीता से आयु में बड़ा है, सीता से क्या है आयु में बड़ा है, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता क्या है दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है, किंतु सीमा से बड़ी है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, सबसे ऊपर दीप्ति, फिर श्वेता, फिर सीमा, फिर सोहन और फिर सीता। आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो दोस्तों दीप्ति है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दीप्ति। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अशोक से 7 रैंक आगे है और अशोक की रैंक है वो दोस्तों कितनी है 17वीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों 17 में 7 जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों 24, यानी कि 24 नंबर पर कौन है दोस्तों सुरेश है, ठीक है, 24 नंबर पर कौन है सुरेश है। तो सुरेश का आरंभ से कौन सी रैंक होगी, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें 39 में से 24 माइनस करके एक प्लस कर देना, वो अपनी सही स्थान आ जाएगा। तो 39 में से दोस्तों 24 गए और एक प्लस किया तो कौन सा स्थान आ गया 16वीं रैंक होगी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बी सी की चाची है, बी है वो क्या है सी की चाची है, ए बी का पति है, ए है वो बी का क्या है पति है, बी है वो सी की चाची है, तो ये चाची हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। बी डी की बहन है, बी है वो डी की क्या है बहन है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी कि दोस्तों ये जीजा साली का रिश्ता हो गया। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों बी और डी बहन है और ये इसका बी का पति है। आगे देखिए 150 नंबर का प्रश्न है, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है। किसी घड़ी की घंटे की सुई
किसी घड़ी की, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये, एक घंटे में घड़ी की, घंटे की सुई और मिनट की सुई 2 बार समकोण पर होती है। तो दोस्तों सीधा सा है, 24 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, सॉरी 48। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 5वां नंबर का जो मॉडल पेपर है सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा का कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।